बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये पार्ट नंबर 3 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं, सारी भूल हमारी थी। कहानी गुले सनोबर, मुसन्निफा राहत जबीन, आवाज उम्मे महावीर। ये किताब आपकी खिदमत में बुक शेयर पाकिस्तान की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात के लिए हमारे इस नंबर पर राब्ता कीजिए 0300291960। अजहर लतीफ। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 3। किचन में ताई कड़ी बना रही थी। अम्मा हस्बे मामूल अपने कमरे में नमाज में मसरूफ। बेला के पेट में दर्द होने लगा। माँ ने नमाज खत्म की तो पहला सवाल किया, नमाज पढ़ ली? वो आएं बाएं शाएं करने लगी। पापा कुटनियों की तरह कंसुइयां लेने से फुर्सत मिलेगी तो नमाज का ख्याल आए। उफ, पापा कुटनी तो ना कहें, वो तड़प उठी। अगर मैं ना हूं तो आप लोगों को खबर भी ना हो कि घर में हो क्या रहा है। आज हमारी बेटी के पास कौन सी खबर है? ताई अम्मी दुपट्टे से हाथ साफ करती आ गईं। उसे इतनी शय मत दें, यह हरकतें अच्छी नहीं ससुराल में। आने वाले हर खतरे के लिए तैयार रहूंगी। बेला ने फख्र लापरवाही से जुमला मुकम्मल किया, फिर ताई का हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। पता है जकी भैया पाकिस्तान क्यों आए हैं? अल्लाह जाने, यूं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ बैठा है, गोया वापसी का इरादा ही नहीं है। ताई के लहजे में बेजारी थी। दूसरी शादी के लिए। उसने धमाके के साथ पूरी तफसील सुनाई। दोनों खवातीन गुमसुम एक दूसरे की शक्ल देख रही थीं। फिर अम्मी ने संभल कर बेटी को देखा और आहिस्तगी से कहने लगी, बेला, नमाज का वक्त तंग हो रहा है, पढ़ लो। वो ये रूखा फीका रद्द-ए-अमल देखकर बदमजा होती वजू के लिए उठ गई। कौन सी रुत तेरे नाम लिखूं? जनवरी की सुबह रोशन के फरवरी का उभरता जोबन, मार्च खुला खिला खिला सा कि अप्रैल धुला धुला सा, मई की उगती हुई धूप के जून का चुपता हुआ सकूत, जुलाई का सर चढ़ता हुआ सूरज कि अगस्त में गुलामी का ढलता हुआ सूरज, सितंबर में जन्म लेती कोई ख्वाहिश कि अक्टूबर में प्यार की बारिश, नवंबर की सारी रानाइयां कि दिसंबर की तन्हाइयां। कौन सी रुत तेरे नाम लिखूं? वो आराम से बेड पर दराज अपनी फ्रेंड इरम के मैसेज पढ़ रही थी। एक अनजान नंबर से ऐसा मैसेज पढ़कर चौंक कर सीधी हो गई। अरे देखो ज़ेबा। उसने कंप्यूटर पर मसरूफ ज़ेबा की आंखों के सामने मोबाइल लहराया। ज़ेबा ने एक सरसरी नजर डाली। ऐसे मैसेजेस आते ही रहते हैं, कोई बिना जाने ख्वामख्वाह भेज देता है। ख्वामख्वाह किसी दादी अम्मा का हो, ख्वाह फोन किसी दादी अम्मा का हो। ज़ेबा मसरूफ हो चुकी थी मगर वो पहला पैगाम ना था। हर सुबह गुड मॉर्निंग और हर रात गुड नाइट कहना ना भूलता, और पैगाम भी इतने खूबसूरत, अछूते और रोमांटिक। एक दिन तंग आकर बेला ने जवाब दिया, मैं दादी हूँ। किसकी? जवाबन दरियाफ्त किया गया। जाहिर है अपने पोते पोतियों की। माशाअल्लाह, वैसे खासी एजुकेटेड दादी हैं। खटखट जवाब लिख रही हैं। बेला को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ तो जरा ठहर कर लिखा, हाँ अच्छे वक्तों में मैट्रिक किया था। ओह तब ही, वरना हमारे अब्बा को तो सेल पर एक लफ्ज लिखना नहीं आता। तो अब्बा को पढ़ा लेना था। उसने चिढ़कर लिखा और मोबाइल सरहाने डाल दिया। वो बहुत देर तक बैल देता रहा। बेला को अपनी गलती का एहसास हुआ। बात शुरू ही नहीं करना चाहिए थी। उसने चोर नजरों से ज़ेबा को देखा और मोबाइल ऑफ कर दिया, जिसका खमियाजा यूं भुगतना पड़ा कि नमाज कज़ा हुई। बड़े अब्बा को चाय ना मिली, अब्बू के लिए नाश्ता अम्मी को बनाना पड़ा और जकी के सामने अच्छी खासी झाड़ अलग पड़ गई। तुम क्यों मुंह फुलाए बैठी हो? हाथ में गाड़ी की चाबी लिए जकी तैयार शेयार बाहर निकले। उसे देखा तो रुक गए। इस घर में मेरी कोई कदर नहीं। अरे भाई, हम जो हैं इस शहजादी के कदरदान। चलो आइसक्रीम खिला लाऊं। वो वहीं बैठी रही। कम ऑन बेबी। उन्होंने हाथ पकड़कर खींचा, फिर चौंक कर उसका हाथ देखने लगे। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत हैं। उन्होंने दूसरा हाथ थामना चाहा मगर बेला ने झेप कर खींच लिया। भला इस घर में ऐसी बेबाकी की गुंजाइश कहाँ थी? आप आइसक्रीम घर ले आइएगा, सब साथ मिलकर खाएंगे।
उसने सादगी से कहकर उनकी तवज्जो खुद से हटाई। ना जाने क्यों वो गौर से उसे देख रहे थे, गोया मेरी जेब का कबाड़ा करवाओगी। इतनी कंजूसी, थोड़े डॉलर कमाए हैं? ओके, सिर्फ तुम्हारी खातिर। वो हाथ हिलाकर चले गए। बेला हैरान सी सोचती रह गई, मेरी खातिर क्यों? चलो, किसी को तो हमारी कदर है। उसे असरे 9 सुबह वाली डांट याद आ गई थी। कितने अच्छे अच्छे कपड़े यूं ही पुराने हो जाते हैं। एक तो हमारे यहाँ कोई फंक्शन भी नहीं आता। सारी अलमारी के कपड़े बेड पर ढेर थे और वो सियाह कलियों वाली फ्रॉक खुद से लगाए अफसोस कर रही थी। एक डिजाइन तख्लीक करती जेबा ने स्क्रीन से नजर उठाकर उसे देखा। तुम्हें ये शौक था घर बैठने का, मेरे साथ एकेडमी ज्वाइन करती तो सारे कपड़े काम आ जाते। छोड़ो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आशिर कहता है। ये आशिर तुमसे कुछ ज्यादा ही नहीं कहता? जेबा ने शरारत से पूछा। वो सटपटा गई। तुम्हें पता है हम बचपन ही से। मिस बेला, अब आप बड़ी हो गई हैं, थोड़ा अपना जाविया निगाह वसी करके देखें। चीजों की माहियत और लोगों की हैसियत अब बदल रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? जकी भाई से ज्यादा फ्री मत हो। कल तुम उनके साथ किचन में पिज्जा बेक कर रही थी। छोटे अब्बा वहां से गुजरे थे। मुझे ऐसा लगा कि उन्हें अच्छा नहीं लगा। अच्छा? वो एकदम खफीफ सी हो गई। वो तो बहुत अर्सा बाहर रहकर आए हैं और हमारे यहाँ इतनी बेतकल्लुफी भाइयों के साथ भी नहीं होती। हाँ, आशिर की बात और है। वो फिर से शौक हुई। बेला ने आखिरी बात पर गौर नहीं किया। वो पहली में ही उलझी थी। तभी हल्की दस्तक के साथ जकी अंदर आए। बेला को एकदम झंझलाहट ने घेर लिया। लगता है आपको कोई और काम नहीं है सिवाय उधर उधर घूमने के। कसूर उनका नहीं था, वो तो दस्तक देकर आए थे। वही कपड़ों के ढेर में दुपट्टा गुम कर बैठी थी और अब काली फ्रॉक दुपट्टे की तरह लपेटे खड़ी थी। क्यों, क्या हुआ? वो ठटक से गए। कुछ चाहिए? जकी ने चौंक कर उसे देखा। माथे पर शिकन सी उभरी और वो कुछ नहीं कहते होकर बाहर चले गए। अब इतना रूड होने को भी नहीं कहा था। जेबा की बड़बड़ाहट पर उसने चिढ़कर फ्रॉक फेंकी और अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। आखिरी कपड़ा तय करके अलमारी में रखने तक एक हल्की सी पेशमानी का एहसास शिद्दत इख्तियार कर गया। उसे मेहमान के साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। तभी शाम को खास तौर पर ट्रैफल बनाकर ऊपर ले गई। जकी फोन पर बात कर रहे थे और पुप्पो कुछ तस्वीरें हाथ में लिए उन्हें देख रही थी। उन्होंने फोन बंद करके उसे चट्टी सी निगाह उस पर डाली तो वो जल्दी से बोली, आपके लिए ट्राइफल लाई थी, फ्रिज में रख दो, ठहर कर खा लेगा। और शाइस्ता क्या कह रही थी? पुप्पो उससे कहकर जकी की तरफ मुतवज्जह हुई। कुछ नहीं, जकी ने टाला। वो ट्राइफल फ्रिज में रखकर वहीं बैठ गई। बताओ भला क्या कमी है इन लड़कियों में? उसकी नजर में कोई समाती ही नहीं। बेला ने एक तस्वीर उठाकर देखी। नौबत यहाँ तक पहुंच गई थी और नीचे किसी को खबर ही नहीं। बताते क्यों नहीं? उन्होंने सिगरेट केस में से एक और सिगरेट निकालकर लबों में दबाई और लाइटर की तलाश में टेबल पर निगाह दौड़ाई। वो बेला के दाहिनी तरफ पड़ा था। उसने उठाकर उनकी तरफ बढ़ाया, जिसे एक खुश्क से शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया गया। अम्मी, मैं जिससे भी शादी करूंगा साथ लेकर नहीं जाऊंगा। वो यहीं रहेगी आपके पास। सो जो भी हो, वो बाहर जाने का ख्वाब साथ लेकर मत आए। वो 2 टोक लहजे में बोले। ये शाइस्ता की शर्त है। वो एक पल को खामोश होकर सिगरेट सुलगाने लगे। लेकिन इस तरह कैसे चलेगा? उन्होंने बेला को देखा। मैं चक्कर लगाता रहूंगा, वो लापरवाही से बोले। जैसे पहले लगाते रहे हो, फुप्पो ने एक तंज किया। इसीलिए तो कहता हूँ, ऐसी तो हो कि वापस आने को दिल चाहे। उनके लहजे में शरारत दर आई। बेला ने चारों तस्वीरें उठाकर गौर से देखी। उसे तो अच्छी ही लगी। इनमें क्या खराबी है? उन्होंने कुछ लापरवाही से तस्वीरें उसके हाथ से लेकर टेबल पर डाल दी। बेला को बहुत बुरा लगा। वो उसे मुसलसल नजरअंदाज कर रहे थे। वो खड़ी हो गई। तभी फैजान तेजी से अंदर आए। जकी, फारिग हो तो मेरा एक काम तो कर दो। सोनिया को उसकी अम्मी के यहाँ से पिक करना है, मैं जरा बिजी था। अगर तुम। जकी ने चाबी उनके हाथ से ली। दोनों बातें करते हुए बाहर निकल गए। पीछे वो रह गई फुप्पो के दुखड़े सुनने के लिए। जकी को देखकर सोनिया के चेहरे पर झुंझलाहट सी छा गई। वो यकीनन फैजान की मुंतजर थी। घर में कुछ मेहमान थे। वो गालिबन उन्हीं से फैजान को मिलवाना चाहती थी। तभी वापसी के सफर में खामोशी सी थी। जकी ने एक उचटती सी निगाह उसके चेहरे पर डाली। वो अभी अभी उसके महल नुमा घर से निकला था।
उसकी इंतहाई मॉडर्न मगर ग्रेसफुल माँ से मिला था। सोनिया का स्टेटस उसके सामने था। फैजान ने जिंदगी में बस एक ही काम ढंग का किया है। सोनिया ने चौंककर उसकी सिम देखा। आपसे शादी। जकी के कहने पर सोनिया के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। आप दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क है। जकी का लहजा बहुत मोहतात था। ये फर्क तो आपके और शाइस्ता के माबैन भी है। जकी ने चौंक कर सोनिया को देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर फैली। आप तो खासी बाखबर हैं भाभी। रहना पड़ता है, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ सका। फैजान को कुएं से निकालने के बजाय आप तो खुद कुएं की मकीन बन गई। ये तो महल से झोपड़े तक का सफर है। कभी कभी महल वो खुशियां नहीं दे पाते जकी भाई, जो जाने दे। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, पीछे पलटने का नहीं। और यही बात मैं फैजान से बहुत बार कह चुका हूँ। वो अपनी फैमिली से बहुत कमिटेड हैं। हर कोई होता है, इसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान आगे बढ़ना ही भूल जाए। टू बी वेरी फ्रैंक, ये रिश्ते नाते हमारे लिए इतने ही अहम होने चाहिए जितना कि हमको फायदा पहुंचाए। उन्होंने एहतियात से मोड़ काटते हुए लापरवाही से कहा। सोनिया उलझ सी गई। आपके ख्यालात बहुत अजीब हैं, बिल्कुल मम्मी के जैसे। अब पता चला वो आपसे मिलकर इतना खुश क्यों हुई थी। शी इज वेरी नाइस वुमन। वो मुस्कुराए। टीवी चल रहा था मगर सब बातों में मगन थे। वो भी कोने वाली कुर्सी पर दोनों पांव पर रखे मोबाइल में गुम थी। सारी सहेलियां राब्ते में थी। जेबा उसका कप करीबी टेबल पर रख गई। जकी अपने मखसूस अंदाज में कह रहे थे, यार तुम लोग तरक्की करना ही नहीं चाहते हो, कुएं का मेंढक बनकर रह गए हो। इस मुल्क के हालात देख रहे हो, महंगाई, अच्छे खासे खाते पीते लोग रोटी दाल के चक्करों में पड़कर रह गए हैं। कारोबार का कोई हाल नहीं, नौकरी की कोई गारंटी नहीं। आज कनात करके बैठे हो, कल का क्या होगा। यार तुम ठीक कह रहे हो, पर क्या किया भी क्या जा सकता है। सुफियान भाई ने कंधे उचकाए। कुछ करने की ठान लो, तभी रास्ते खुलेंगे। अच्छा तुम बताओ, कल को तुम लोगों की औलादें बड़ी होंगी, एक एक बेडरूम वाले इस घर में गुजारा हो जाएगा। इस घर के हिस्से बखरे होंगे तो तुम लोगों के हाथ इतना भी नहीं होगा कि अपने लिए ढंग का एक घर खरीद सको। अल्लाह ना करे जो इस घर के हिस्से बखरे हों। बड़ी अम्मी तड़प उठी। पता नहीं जकी भाई की सोच इतनी मादियत परस्त क्यों है। वो किच चिड़के और कुछ उपताकर अपना कप उठाती बाहर निकल आई। बाहर हल्की चांदनी रात फैली थी और बरामदे में गुले सनोबर इशा की नमाज पढ़ रही थी। या अल्लाह, ऐसा जज्ब मुझे भी नसीब कर दे। तभी मैसेज टोन बज उठी। वही अनजान नंबर जो अब इतना भी अनजान नहीं रहा था। अपने होठों पे सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। थक गया मैं करते करते याद तुझको, अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ। तौबा, ये तो पीछे ही पड़ गया है। उसने जल्दी से डिलीट कर दिया। फिर आशिर का नंबर डायल करने लगी। बहुत दिन हुए उससे बात नहीं हुई थी, मगर उसका नंबर बंद था। तभी उसके अकब में एक साया सा लहराया। वो एकदम घबराकर सीधी खड़ी हो गई। जकी भाई, आपने तो मुझे डरा दिया। इतना दबे पांव आने की क्या जरूरत थी। वो खामोशी से सिगरेट सुलगाते रहे। आप अभी तक नाराज हैं। उन्होंने एक तवील कश लेकर धुआं फजा में छोड़ा तो वो नाक चढ़ाकर बोली, मुझे आपका सिगरेट पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। छोड़ दूं? उन्होंने ठहरे हुए लहजे में पूछा। जी? वो मुतहय्यर से उनका चेहरा देखने लगी। सिगरेट छोड़ दूं? मर्जी है। बेला ने झुककर कप उठाया और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। सुनो। वो उनकी पुश्त की तरफ जरा देर को रुकी। ये सच है कि मैं अपनी इंसल्ट कभी नहीं भूलता, लेकिन मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। वो तेजी से आगे बढ़ गई। गुल ने सलाम फेरा तो निगाह उन पर ठहर गई। वो खामोश खड़े सिगरेट को सुलगता हुआ देख रहे थे। उन्हें एहसास ही ना था कि उनके दाहिनी तरफ कोई और जी नफ्स भी मौजूद है। गुल सनोबर ने दुआ के लिए दोनों हाथ उठा दिए। घटा घन घोर घोर, मोर मचावे शोर, मोरे सजन आजा। केबल के दौर में ना जाने कौन था जो पीटीवी पर नैयर नूर को सुन रहा था, और वो थी कि दोनों पांव झूले पर रखे, सर झूले की पुष्ट से टिकाए, अपने वजूद पर बूंदों की गुदगुदाहट महसूस करती सुर से आवाज मिला रही थी। अभी कल ही तो गर्मी से घबराकर उसने जेबा से कहा था,
फहद भाई से कहो ना थोड़े बादल हमें भी भिजवा दें। उसका पैगाम गालिबन बराह रास्त अल्लाह ताला तक पहुंचा था। तभी तो आंख बादलों भरी सुबह में खुली। अब वो थी और बरसती बूंदें। गले गुले सनोबर को बारिश से एलर्जी थी, सो माँ के कमरे में जा घुसी थी और झूले पर बेला का कब्जा था। अपने अकब में खिली कितनी ही कलियां तोड़कर अपने आंचल में जमा कर ली, जिनकी खुशबू मिट्टी की खुशबू से हमाहंग होकर मशा में जां को महकाने लगी थी। उसने एक जर्द कली बालों में सजाते हुए फालसे के पेड़ को देखा। फालसा अभी कच्चा था। बचपन की एक मीठी सी याद ने उसका माथा चूम लिया। उसे खबर ही ना थी कोई था जो बहुत देर से उसकी वजूद की रानाइयों को अपनी आंखों में समो रहा था। वो बस खुद में गुम खुद ही मजा कर रही थी। तभी ऊपर की खिड़की खुली और जेबा ने झांका। ए लड़की, फहद का गिफ्ट मिला? मुझे नहीं पता था कुदरत भाई का इस हद तक साथ देती है, वो पुकारी। अच्छा सुनो, आज हमारे इंस्टीट्यूट में फंक्शन है, तुम्हारी ब्लैक फ्रॉक पहन रही हूँ। पैगाम के साथ ही खट से खिड़की बंद हो गई। हाय नहीं, वो एकदम झूले से खड़ी हुई सारी कलियां सब्ज घास पर बिखर गईं। जेबा, खबरदार जो मेरी फ्रॉक को हाथ लगाया। वो पिछले दरवाजे से अंदर की तरफ भागी। उसके गीले पांव बरामदे, किचन और लाउंज तक निशान बनाते चले गए और सीढ़ियों से एक कदम पहले वो बुरी तरह किसी से टकराई। बल्कि सफरा तफरी में भी उसे एहसास हो गया था कि वो नहीं, सामने वाला उससे टकराया है और वो साथ ही उसे गिरने से बचाने के लिए थाम भी लिया। एक सानिये क्यों वो हवास बाख्ता हुई। अगर चोट लग जाती। बेला की सारी हिस्सियात एकदम चौकन्ना हो गई। वो किसी के हिसार में थी, मगर इस हिसार में ना हिफाजत थी ना पनाह। एक सानिया को दानिस्ता तूल देकर लम्हों पर मुहित करता हिसार। वो तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकली और खौफजदा नजरों से उसे देखा। क्या हुआ? वो बला का अदाकार था। एक ही पल बस और जकी का बुत पाश पाश होकर कदमों में ढेर हो गया और वो उसके पहलू से निकलती सीढ़ियां फैलांगती चली गई। जकी के लबों पर महजूज सी मुस्कुराहट बिखरी। ये जर चमेली की खुशबू थी या कुंवारे वजूद से फूटती। उनकी गहरी सांस वहीं अटक गई। लाउंज के खुले दरवाजे में शाइस्ता साकत सी नजरों से उसे देख रही थी। शाइस्ता, तुम? वो सामान घसीटती एन उसके सामने आ खड़ी हुई और उनकी आंखों में आंखें गाड़ते पूछा, ये क्या हो रहा था जकी? क्या बात है, तुम कुछ उलझी उलझी सी लगती हो। जेबा ने उससे कई बार पूछा था, वो क्या बताती। कन्नी कतरा गई। बड़ी अम्मी ने भी बड़ी तशवीश से उसका माथा चूमा। तबीयत ठीक है, मैं ना चहकना क्यों भूल गई। और अम्मी, वो समझती थी कि लड़कियां इस उम्र में कई किस्म के फेज से गुजरती हैं और इस सूरत हाल का वाहिद इलाज मसरूफियत है। तो वो घर के कामों से फारिग होती तो कोई ना कोई लॉन का सूट देकर बिठा देती कि सनूबर से कटिंग और सिलाई सीखो। खुद उसकी भी कोशिश थी कि जकी का सामना ही ना हो। वहशत ज़दा हरनी की तरह चौंकती रहती। वो एक लम्हा उस पर बहुत कुछ मुनकशफ कर गया था। भाई कहने से कोई भाई नहीं बन जाता, रिश्ता वही जो खून का हो। मगर क्यों? ये गलाजत कहाँ से उनके जहन में आ गई? शाइस्ता बहुत देर से उसे जांचती निगाहों से देख रही थी, गोया उसे समझने की कोशिश कर रही हो। शाइस्ता भाभी, कुछ चाहिए? बेला अपने ख्यालों से चौंकी तो वो नजर आई। शाइस्ता नफी में सर हिलाते उसके सामने बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी, जिनमें सरे फहरिस्त उसकी जात से मुताल्लिक सवालात थे। आगे क्यों नहीं पढ़ा? मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं? कहीं मंगनी वगैरह हुई? ये सच था, शाइस्ता बहुत खूबसूरत और छा जाने वाली शख्सियत थी। वो कुछ नर्वस सी उसके सवालों का जवाब देती रही। सोनिया आई तो उसने कुछ पुरसुकून महसूस किया। सोनिया भी अपने माम के साथ फॉरेन ट्रिप पर जाती रही थी, सो गुफ्तगू पलट गई। अब वो बस हवन्नकों की तरह उनकी मालूमात के तबादले सुन रही थी। शाइस्ता भाभी, आपको फुप्पो याद कर रही हैं। आती हूँ, शाइस्ता ने लापरवाही से कहा और फुप्पो का अच्छा खासा इंतजार करवाने के बाद वहां से उठी। सोनिया खामोशी से बैठी नाखून पर लगी पॉलिश कुरेदने लगी। हल्की सोच की परछाई उसके चेहरे पर छाई रही थी। क्या सोच रही हैं भाभी? मुझे लगता है मैं कहीं गुम हो गई हूँ। मैं समझ नहीं पा रही। किसी इंसान के लिए खुद को इतना बदल लेना कि अपना चेहरा ही अजनबी लगने लगे, क्या ये ठीक है? मैं कुछ समझ नहीं पाई। बेला ने हवन्नकों की तरह उसका चेहरा देखा। मेरी तो खुद समझ में नहीं आया, तुम्हें क्या समझाऊं?
वो बेमानी सी हंसी हंस दी। भाभी, बहुत दिनों से आपने पिज्जा नहीं बनाया, आज बना ले। बेला ने यूं ही उसका ध्यान बटाने को कह दिया। आज मूड नहीं है, फिर कभी सही, वो कहकर चली गई। बेला को याद न था कि आज से कबल उसने कभी किसी की फरमाइश को यूं रद्द किया हो। सब काम काज छोड़कर यहाँ 1 महीने से क्या कर रहे हो? शाइस्ता ने जिस तरह जकी के लत्ते लिए थे, फुप्पो ने उंगली दांतों में दबा ली और शुक्र किया कि बहू मुस्तकिल अमेरिका में रहती थी। मैं तुमसे चोरी छुपे तो नहीं आया, जकी ने झुंझलाकर सिगरेट सुलगाई। 1 माह में शादी तो क्या तुम लड़की भी फाइनल ना कर सके? और चची आप? अरे मैंने तो बहुत लड़कियां दिखाई मगर यही। वो गड़बड़ा गई। हाँ, ये जिन चक्करों में है उसका मुजाहरा मैंने आते ही देख लिया, वो चबा चबा कर बोली। फॉर गॉड सेक शाइस्ता, तुम चाहती क्या हो? मत भूलो मैंने तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत दी है, वरना वहां के कानून की रोह से तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। फुप्पो की समझ में नहीं आया कि नुक्स तो शाइस्ता में है, फिर उनका बेटा इस तरह दबकर क्यों बात कर रहा था। 3 लफ्ज कहकर जान छुड़ाए इस चुड़ैल से। वो ये नहीं जानती थी कि इस चुड़ैल से जान छुड़ाने की पादाश में जकी को बहुत कुछ खोना पड़ता जो उन्हें गवारा न था। तो जकी ने संजीदा नजरों से अपनी खूबसूरत और तरहदार बीवी को देखा। तो अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। वो चीख उठी। तुम मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे चुकी हो, जकी ने जताया। शादी की इजाजत तुम्हें अपने लिए शरीके हयात मुंतखब करने के लिए नहीं दी, औलाद के लिए दी है, और ये काम कोई भी कर सकती है। किसी मासी की लड़की से शादी कर लूं? वो चिढ़कर बोले। क्यों? इस घर में तुम्हारे एक सांप मंगेतर भी तो है। जकी अपनी जगह शशदर से रह गए। फुप्पो का मुंह खुल गया। वो बुड़बुड़ाई। गुले सनोबर? हाँ, गुले सनोबर। बेचारी अब तक कंवारी बैठी है, इस ढलती उम्र में उसे कौन ब्याहने आएगा। अब कुछ करने ही चले हो तो थोड़ा सवाब ही कमा लो, उसे सहारा मिल जाएगा और तुम्हें बच्चा। शाइस्ता ने आराम से कंधे उचकाए। तुम्हारा दिमाग खराब है, जकी ने गुस्से से सिगरेट मसल दिया। मेरा नहीं तुम्हारा। अपनी उड़ान नीची करो और चची आप बड़े अब्बा से गुले सनोबर के रिश्ते की बात करें, मुझे यकीन है कि इनकार नहीं होगा। वो जकी को खौलता और फुप्पो का हक्का बक्का छोड़कर खटखट करती नीचे चली गई। जकी का एक हाथ का मुक्का दूसरे हाथ पर मारकर रह गए। फुप्पो ने गौर से बेटे के तेवर देखे, फिर ठहरे हुए लहजे में पूछा, तो फिर करूं भाई साहब से बात? अम्मी आप भी? क्योंकि गुले सनोबर बड़ी सीधी सादी है। अल्लाह बख्शे, तुम्हारे नाना कहा करते थे, मेरी गुल बड़ी अल्लाह लोक है, उसे दुखी करने वाला कभी सुखी नहीं रहेगा। मुझे तो हमेशा से यही लगता है कि तुम्हारी बे औलादी उसी की बद्दुआ का नतीजा है। याद है जब बचपन में सुफियान ने एक बार गुल को थप्पड़ मारा था तो उसके हाथ पर शाम शहद की मक्खी ने वो न जाने कौन से किस्से लेकर बैठ गई थी। हालांकि ये जब जब शादी की बात हुई तो सबसे पहले वो ही बेटे की हमनवा हुई थी। तब शाइस्ता उन्हें 14वीं का चांद लगती थी और गुल। वो गुस्से से खौलते हुए कमरे से बाहर निकल गए। सुबह से घर के बड़ों की सरगर्मियां खासी पुरस्रार थी। बड़े अब्बा ने सबको अपने कमरे में तलब किया था। उन बड़ों में फैजान और सुफियान भी शामिल थे। फिर भाभियां भी शरीक कर ली गईं। बावजूद कोशिश के बेला को कोई सुनगुन ना मिल सकी। गुस्से से पुलाव को दम पर रखा और खीर में चमचा चलाने लगी। बिल्ली थैले से बाहर आ ही जाएगी, तुम क्यों फिक्रमंद हो? दोपहर के खाने में भी थोड़ी देर थी और जेबा इंस्टीट्यूट से जल्दी घर आ गई थी, सो अब सैंडविच बनाकर पेट पूजा कर रही थी। हाँ, सारे घर को जमा कर लिया, हम किसी खाते में नहीं। सबको छोड़कर तुमसे मशवरा करते। जेबा हंसी। तुम्हें तो किसी बात की फिक्र ही नहीं होती। मैं ख्वामा की फिक्रें नहीं पालती बेला, उसने इत्मीनान से कहा और अपना कप उठाकर बाहर निकल गई। आज की शाम बहुत अजीब सी है। बेला ने सर उठाकर देखा। हल्के जर्द आसमान पर एक चील मंडला रही थी। शायद आंधी आने वाली है। बेला ने अपने ख्याल का इजहार किया, फिर मोबाइल पर मैसेज देखने लगी। फैलती जा रही है खुशबू सी, दिल में किसका ख्याल आया है। तौबा, ये बंदा तो थकता ही नहीं। आशिर आएगा तो सिम ही बदलवा दूंगी। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई फिर और उठकर माँ के पास आ गई। खैरियत अम्मी, ये सारा दिन बड़े अब्बा के कमरे में क्या होता रहा है? तुम्हारे मतलब की बात हुई तो सामने आ जाएगी। उन्होंने बेटी को घूर कर देखा। वो मुंह बनाकर रह गई।
रात को खाने पर आखिरकार धमाका हो ही गया। कम से कम बेला के लिए तो धमाका ही था जब बड़े अब्बा ने आराम और सहूलत से ऐलान किया कि उन्होंने गुल का रिश्ता जकी से तय कर दिया है और ये कि जुम्मे को निकाह है। बेला के हाथ से निवाला छूट गया। उसने तहैयर और तजाब से एक एक का चेहरा देखा। सब मुतमईन थे, मुस्कुरा रहे थे। उसने गुल की तरफ देखा। फुप्पो उसे खुद से लिपटाए बलाएं लिए जा रही थी। गोया सब कुछ मामूल के मुताबिक हो रहा था। गुल का चेहरा इतना झुका हुआ था कि वो उसके तासुरात नहीं देख सकती थी, मगर खुद उसके अंदर आग सी लग गई थी। गुले सनोबर और जकी, जकी और गुलाबी, एक सुलगता हुआ लम्स, एक आगही देता लम्हा। ये कैसे हो सकता है? वो प्लेट खिसकाकर खड़ी हो गई। अम्मी ने बेख्तियार उसका हाथ थामा। धन धन सुर्ख मिर्चें उड़ उड़कर उसकी आंखें और नाक का नाश कर रही थीं, पर न हाथ रुकता था, न छींके और न आंखों से बहता पानी। गोया उसे अपना सारा गुस्सा इन्हीं साबुत सुर्ख मिर्चों को कूट कूट कर निकालना था। हर कोई रोक रोक कर थक गया। बड़ी अम्मा अलग पछताई, ना वो सूखने को डालती ना बेला का ये हशर होता। लेकिन सवाल ये था कि फिर इसका गुस्सा कैसे निकलता। वो एक एक से लड़ी थी, मगर सबके नजदीक वो बिल्कुल नासमझ और बिल्कुल बेवकूफ लड़की थी। सो किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। हर कोई यूं मुतमईन शादा और फरहान जुम्मे को होने वाले निकाह की तैयारियों में मगन था। जकी की दूसरी मगल गुल की तो पहली शादी थी। उसका कोई अरमान अधूरा ना रह जाए। बना बनाया खूबसूरत फर्नीचर ऊपर की मंजिल में सेट हो गया। दर्जी को बिठाकर हंगामी तौर पर मलबूसात सिलाए जा रहे थे। घर की आराइश, मेहमानों को बुलावे, खाने का इंतजाम, पॉलर के चक्कर। सो किसको फुर्सत थी कि बेला की इस बेतुकी बात पर कान धरे कि जकी किसी सूरत गुल के काबिल नहीं। सो अब वो थी और सुर्ख मिर्चें, आंखों की जलन, एक तवातुर से आती छींके। वो हाल से बेहाल हो रही थी, मगर हाथ न रोकती थी। तभी किसी ने उसे बाजुओं से पकड़कर बल्कि घसीट कर खड़ा किया। वो बिजली की तरह तड़पी, मगर गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मोसिल हाथ से छूटकर दूर तक लुढ़कता चला गया। वो चीखती रही, मगर उसने घसीट कर बेसन के सामने खड़ा कर दिया। वो ज्यादा मछली तो चुल्लू में पानी लेकर छपाक से मुंह पर दे मारा। शराफत से हाथ मुंह धो लो, वरना गर्दन पकड़कर नल के नीचे कर दूंगा। गुस्से भरा तोहकमाना लहजा बेला ने उससे भी ज्यादा गुस्से से घूरना चाहा, मगर आंखों की हालत ज्यादा नाजुक हो चुकी थी। सो वो झुककर और बेहद गुस्से से रगड़ रगड़ कर हाथ मुंह धोने लगी, और तब तक धोती रही जब तक आशिर का सब्र साथ देता रहा। आखिर तंग आकर आशिर ने नल बंद किया। वो बाजू छुड़ाकर सहन में चारपाई पर जा बैठी। आशिर ने किचन से आइस क्यूब्स और पेपर टिश्यू लाकर उसके करीब रख दिए। लो, अच्छे बच्चों की तरह टकोर करो। उसने वाकई अच्छे बच्चों की तरह अमल शुरू कर दिया। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे सुतून से टेक लगाए उसे देखता रहा। तुम कब आए? गुस्से और जलन का ग्राफ नीचे आ गया था। अभी। और पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा था? मुझसे नहीं, घर वालों से पूछो। उसकी आंखें बेबसी के एहसास के साथ लबलब भर आईं। गुल आपी की शादी हो रही है, उसने कहा। किसके साथ? बेला ने तीखी नजरों से उसे घूरा। वो भाई का नाम लेते लेते रुक गया। बेला, तुम्हें भाई पर एतराज क्यों है? वो किसी भी तरह गुलाबी के काबिल नहीं। तुम बताओ, क्या गुलाबी के नसीब में यही है कि कोई उनसे दूसरी शादी करे, और वो भी सिर्फ औलाद की खातिर? हाँ, लेकिन आशिर कुछ ना कह पाया। बज़ाहिर उसमें कोई हर्ज भी ना था, मगर वो कुछ ऐसा कहना चाहता था जिससे बेला की तशफ़ी हो सके। हाँ, तुम भी उन्हीं का साथ दोगे, आखिर वो तुम्हारे भाई जो हैं। तुम्हें किसी लड़की के एहसासात और जज्बात की क्या कदर? वो उसी पर उलट पड़ी। बेला, बेला, बड़ी अम्मा पुकार रही थी। वो जाना नहीं चाहती थी, मगर ना जाने का तो सवाल ही पैदा ना होता था। मरे मरे कदमों से उनके पास आ गई। उन्होंने बाजू से पकड़ा और कमरे में ले गई और ले जाकर पिछले बरामदे में खुलने वाली खिड़की में खड़ा कर दिया। कुरान पाक की तफसीर पढ़ती अम्मी ने हैरत से दोनों को देखा। उसे गौर से देखो बेला, ये लड़की मेरी बेटी है, पर मैं जानती हूँ और अच्छी तरह जानती हूँ कि इसमें कोई ऐसा गुण नहीं कि कोई उसे अपने घर ले जाने और बसाने का सोचे। बेला ने तड़प कर उन्हें देखा, मगर वो बड़ी सफाकी से कह रही थी। ऐसी सफाकी जिसके अक़ब से दर्द ही दर्द छलक रहा था। उसकी ढलती उम्र, सर पर बिखरती सफेदी, बगैर तालीम, बगैर तेजी तर्रारी होशियारी के, कौन है जो उसे ब्याहने आएगा?
और अगर कोई ऐसा दिल वाला होता तो आज वालिदैन की दहलीज पर बैठी गुले सनोबर बूढ़ी ना हो रही होती। ये फूल मुरझा चुका है बेला, इससे कबल कि ये खजा का मारा फूल इस हंसते बजते गुलशन का बदनुमा दाग बन जाए, उसे किसी का नाम हो जाने दो। मैं माँ हूँ, उसकी सूनी मांग मेरा चैन छीन लेती है, उसकी खाली कलाइयाँ मेरे दिल नोच लेती हैं, उसकी वीरान जिंदगी मेरी नींदें छीन ले गई है। हर माँ की तरह मेरा भी यही अरमान है, मैं भी अपनी बेटी को दुल्हन बना देखूं। पार्ट नंबर 3 यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। किताब सारी भूल हमारी थी, कहानी गुले सनोबर। किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 4 में समाप्त कीजिए।